आइए सुनते हैं कहानी दो बीवियां। रमण गुजरात गया अपने काम धंधों के विषय में। रमण की शादी हो चुकी थी। उसकी बीवी का नाम मंजुल था। एक बच्चा भी था जो केवल 2 साल का था। रमण कई दिनों तक शहरों में भटका मगर कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली। बस स्टॉप पर बैठा था। एक लाल रंग की कार बस स्टॉप पर रुकी। उसमें से एक सेठ बाहर निकले। वह कुछ इधर उधर देखे, फिर फोन लगाकर वह कुछ ऐसे बात कर रहे थे कि अभी आप लोग कहाँ हैं, मैं बस स्टॉप पर आ चुका हूँ। सेठ कुछ मिनट इंतजार किए। मुन्ना अंदाजा लगा लिया कि कोई सेठ के खास लोग आ रहे हैं। बस आई। उसमें से दो पति पत्नी बाहर निकले। सेठ उनमें से जो दो लोग बाहर निकले थे उन दोनों लोगों से सेठ ने गले लगाया। उनसे हाथ में भारी सूटकेस था, वह उठाने में कष्ट कर रहे थे। तभी सेठ जी की नज़र रमण पर पड़ी। वे बोले, थोड़े सूटकेस भारी हैं, इसे कार में रखवा सकते हैं? रमण बोला, जी हाँ। रमण सूटकेस उठाया और कार में रख दिया। सेठ बोले, तुम क्या करते हो? तो रमण बोला, जी मैं इस समय खाली। तो सेठ बोले, क्या तुम्हें कार चलानी आती है? तो रमण बोला, जी आती है। तो सेठ बोले, ठीक है, ए विजिटिंग कार्ड लो, इसे दिखाकर अंदर आ जाना। ठीक इसी प्रकार रमण ने किया। जब रमण अंदर आया तो सेठ ने रमण से बात करके कार ड्राइवर के रूप में रख लिया। सेठ जी की एक बेटी और एक बेटा था। बेटी का नाम सुधा। रमण का काम सेठ को कहीं आने जाने या कोई उनका खास आदमी आते तो रमण को लाने के लिए जाता। समय का पहिया अपनी गति से चल रहा था। सुधा को अपने सहेली के घर जाना था। सुधा तैयार होकर पापा से बोली, पापा मैं तैयार हो गई, आप मुझे जल्दी से सहेली के घर छोड़ दीजिए। तब सुधा के पापा बोले, बिटिया मैं अभी बाहर से आ रहा हूँ, मैं रमण को भेज देता, वह तुम्हें छोड़ देगा। सुधा बोली, नहीं पापा, आप क्यों नहीं चल रहे हैं? तो ठीक है, जल्दी से ड्राइवर को भेजो, मैं बाहर निकलती हूँ। तब सेठ जी रमण को आवाज़ दिए। रमण पास आया तो सेठ जी बोले, रमण तुम ऐसा करो कि सुधा को उसके सहेली के घर छोड़ के आ जाओ। रमण बोला, ठीक है। रमण बाहर आया। कार के पास खड़ी सुधा से रमण पूछा, मैडम कहाँ जाना है? सुधा ने देखा तो पहली नज़र में प्रेम भाव से भर गई, मगर फिर अपने आप को संभालने में ही भलाई समझी। सुधा ने रमण को जगह का नाम बता दिया। रमण कार चालू किया और लेकर चल दिया। रास्ते में सुधा रमण को पहली बार देखी। उसे कुछ महसूस सा हुआ, मगर वह कार से और अपने सहेली के घर चली गई। उसके दिमाग में बार बार चेहरा रमण का ही आ रहा था। अब जब बाजार या कहीं भी जाना होता तो सुधा रमण के साथ चली जाती। इस तरह से दोनों की बीच की नज़दीकियां बढ़ने लगी। रमण यह बात सुधा को नहीं बताया कि मेरी शादी हो चुकी है, बल्कि झूठ बोला। रमण इस बात को समझ चुका था कि अगर मैं सही बोल दूंगा तो नौकरी से हटना पड़ेगा। रमण और सुधा की नज़दीकियां इतनी बढ़ गई कि जिस्मानी संबंध ही बना लिए। सुधा पेट से हो गई, मगर रमण बताई तो बहुत दिन हो चुके थे। रमण पूरी तरह से डर गया। सुधा बोली, इसमें डरने की क्या बात है, पिताजी से बात करके शादी कर लेते हैं। पर रमण शादी के लिए आनाकानी कर रहा। सुधा को शक हुआ। उसने रमण से पूरे प्रेशर डालकर बोली, आखिर बात क्या है, तुम शादी से कतरा क्यों रहे हो? तब रमण जाकर सारी बात बताई कि मेरी शादी हो चुकी है और एक बच्चा भी। सुधा सुनते ही अवाक हो गई। उसने रमण को बहुत ही बुरा भला कहा। उसने डॉक्टर से बात करके दवाई के माध्यम से गर्भपात गिराने के लिए बोली, मगर डॉक्टर बोले गर्भ धारण की अधिक दिन हो गया, दवाई से नहीं कृत्रिम तरीकों से गर्भपात किया जाएगा। सुधा को डर सा लगने लगा। अगर यह बात पिताजी को मालूम पड़ी तो बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सुधा रमण को जैसे तैसे करके मना लिया। सुधा बोली, तुम पिताजी को मत बताना कि मेरी शादी हो चुकी है, बाकी का काम मैं संभाल लूँगी।
सुधा बोली, शादी करके इस कलंक से तो छुटकारा मिल जाए, फिर मैं पिता से कह दूंगी कि रमण का हमारे साथ निर्वाह नहीं होगा, फिर मैं दूसरी शादी कर सकती हूँ। सुधा पिता से बोली कि मैं रमण से प्यार करती हूँ। जब यह बात उनके कान में पड़ी तो सोच में पड़ गए। पिताजी बोले, बेटी सुधा, प्यार एक पागलपन है, ये सब बातें छोड़ो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। सुधा सीरियस होकर बोली, पिताजी मैं रमण से प्यार करती हूँ, मैं शादी करना चाहती। पिताजी गुस्सा हो गए, सुधा के गालों पर 2 तमाचे लगाए, फिर रमण को बुलाए। रमण, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे घर के थाली में खाना खाकर उसी में छेद कर रहे हो, निकल जाओ इस घर से। मैं तुम्हारे इरादों को अच्छी तरह से समझता हूँ। तुमने यह गाड़ी बंगला और दौलत देखकर हमारी बेचारी सुधा को अपने प्रेम जाल में फंसा से ये हो, दौलत कमाना चाहते, अभी के अभी घर से निकल जा कमीने। सुधा पैर पकड़कर रोने लगी, पिताजी मैं रमण के बिना मर जाऊंगी। पिता ने मजबूर होकर शादी करानी पड़ी। सुधा बड़े घर की बेटी, जब वह रमण के घर गई तो मिट्टी का घर बना सुधा को देखकर मन में घृणित भावना आने लगी। रमण का घर पर दूसरी शादी के बारे में बताया नहीं था। जब यह बात उसकी पहली बीवी को मालूम पड़ी तो वह चक्कर खा के गिर गई। जब उसे होश आया तो रोने चिल्लाने लगी। यह बात गांव में आग की तरह फैल गई कि रमण ने एक शहरी लड़की से शादी किया है। रमण ने सारी बात मंजुल को बताई कि मंजुल, माना कि हमसे गलती हुई है, मगर मुझे मालूम नहीं था कि हालात ऐसे हो जाएं। तुम चाहती हो कि मैं सुकून की ज़िंदगी, तो भगवान के लिए हंगामा मत करो, जो हो गया सो हो गया। भगवान के लिए मैं फिर से कहता हूँ कि तमाशा मत करो। बिंदु इतना बात सुनते गुस्से में बोली, तमाशा मैं नहीं, आप कर रहे हैं। मेरी तो ज़िंदगी का जहन्नुम कर दिए। घर पर बच्चे हैं, आपको इतना सा भी नहीं याद आया कि कई दिनों तक भी मंजुल एक लाश की तरह रह रही थी। फिर अपने आत्मा को समझा बुझाकर अपने आप को संभाल लिया। रमण से बहुत ही लगाव था, पर सुधा बड़े घर की बेटी, वह घर में ऐसे रहती कि मानो कोई महारानी हो। अब तो आए दिन बिंदु और सुधा से झगड़े होने लगे। रमण तो बेचारा घून की तरह पिस गया। आखिर में रमण दोनों को चेतावनी दी, अगर तुम दोनों इसी तरह से आपस में झगड़ती रही तो मैं अपना प्राण त्याग सकता हूँ। सुधा को इस बात से इतना फर्क नहीं पड़ा जितना कि मंजुल को। बच्चों के भविष्य के बारे में सोचकर मंजुल अपना कदम नीचे निकाल लिया। मंजुल अपने और अपने बच्चे के बारे में सोचने लगी। वह समझ चुकी थी सारे बातों को कि अगर मैं इसी तरह से करती रही तो आगे चलकर मुझे ही ये सब परेशानियां झेलनी पड़ेगी। उसने अपना कदम पीछे की ओर हटाकर सहम गई और सुधा के साथ एक फ्रेंड की तरह रहने लगी। धन्यवाद। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल कहानी बहार को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। कमेंट कीजिए कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी।